हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सभी लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लेक्चर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक खूबसूरत सा टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसी लेक्चर में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक खूबसूरत सा लॉ भी डिस्कस करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये जो टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। तो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट चाहिए, बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट चाहिए। वो कॉन्सेप्ट आपको इस लेक्चर को देखने के बाद मिलेगा। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखना नहीं भूलिएगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेवल पे हो, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पे हो। सो दिस इज राकेश रंजन, वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। सो डियर बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो इन जनरल टर्म हम लोग डिफाइन करना चाहें बच्चों, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं कि अगर कोई करंट किसी रजिस्टर के थ्रू क्रॉस कर रहा है, किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, तो कंडक्टर हीट होना स्टार्ट होता है। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाता है। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, एक्चुअली में क्यों होता है, कैसे होता है, हम लोग इसका प्रैक्टिकल या डेली लाइफ में भी इसको देखते हैं बच्चों, कि अगर हम किसी मोबाइल को चार्ज में रखते हैं या चार्ज में लगाते हैं तो मोबाइल कुछ देर के बाद हीट हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर कोई इलेक्ट्रिक फैन है जो रोटेट कर रहा है, तो आफ्टर सम टाइम अगर उस फैन को हम टच करते हैं तो उसमें भी हमें हीट फील होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमारे घर में बल्ब ग्लो कर रहा होता है, तो कुछ देर के बाद जब हम बल्ब को टच करते हैं तो उस बल्ब में भी हीट फील होने लगता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हम लोग डेली लाइफ में इसको बच्चों महसूस करते हैं, फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बट हमें पता नहीं था कि एक्चुअली में दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो आई होप अब आप लोग समझ में आएगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इन सिंपल टर्म, अगर किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी रजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, तो रजिस्टर में हीट जनरेट होने लगता है। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है बच्चों, इसको समझने के लिए मैं आपके सामने 2 से 3 मिनट तक वन वे कम्युनिकेशन करूंगा। पूरा थ्योरी है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक्चुअली में हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, हीट क्यों जनरेट होता है। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग सामने। तो बच्चों, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर को जब हम बैटरी के अक्रॉस में कनेक्ट कर देते हैं, तो बैटरी के अंदर में जो केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन के कारण बैटरी के टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। अब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। अब बच्चों उस करंट, इस रजिस्टर के थ्रू उस करंट को फ्लो करवाने के लिए बैटरी को अपना कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ता है। वो जो एनर्जी एक्सपेंड करना पड़ता है बच्चों, उस एनर्जी को हम लोग यूज करते हैं कहाँ पे, वो करंट को फ्लो कराने के लिए। अब किसी भी डिवाइस से अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइस से, सपोज हमारा इलेक्ट्रिकल बल्ब है, उस इलेक्ट्रिकल बल्ब के थ्रू अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। प्राइमरी कन्वर्जन लाइट एनर्जी है, बट बच्चों सम पार्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑल्सो कन्वर्ट्स इन द हीट एनर्जी। इसी कारण हम लोग जब बल्ब को टच करते हैं, जलता हुआ बल्ब को हम लोग टच करते हैं, तो हमें गर्म फील होता है, हीट फील होता है। अब बच्चों क्या है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब बच्चों जब इस कंडक्टर के अक्रॉस में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इस कंडक्टर में बहुत सारा एटम्स भी होते हैं। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम से टकराया, उस एटम से टकराने के बाद चूंकि हम उस फ्री इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हैं थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, तो बैटरी का एनर्जी क्या कर रहा है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उस एटम से कॉलिजन करेगा, तो कॉलिजन के बाद क्या होगा, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कम होगा, स्पीड कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कम होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी कम होगा। मतलब इस एटम से जब वो टकराया वो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन एटम से कॉलिजन के बाद फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी गया कहाँ। तो एक्चुअली बच्चों हम लोग पढ़े हैं क्लास 9 में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उस थ्योरी के हिसाब से
हम लोग देखें तो एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी को केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ओके, मतलब इसका स्पीड कम हुआ, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी कम हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी कम हुआ तो बाकी का काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया? जो कम हुआ वो क्या बर्बाद हो गया काइनेटिक एनर्जी? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी बर्बाद नहीं हुआ, बल्कि वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो ये प्रोसेस होता है हीट को प्रोड्यूस करने का, या हीट कैसे जनरेट होता है। दिस इज द फिनोमिनन हाउ टू जनरेट हीट व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि हीट क्यों जनरेट होता है। अब हम लोग उसका फॉर्मूला को देखेंगे बच्चों कि हीट कितना जनरेट होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग ने कुछ एजम्पशन लिया है बच्चों। क्या लिया है कि एक कंडक्टर है मेरे पास, वो कंडक्टर के अक्रॉस में आई करंट फ्लो कर रहा है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है और उस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया हुआ है। सो हमने माना यहाँ पे बच्चों कि लेट आई इज द करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, V is the potential difference across the resistor, Q is the charge flows through the resistor, T time for which current और चार्ज फ्लो थ्रू द रजिस्टर, मतलब कितना टाइम के लिए चार्ज या करंट उस रजिस्टर के थ्रू फ्लो किया, उस पर भी डिपेंड करेगा बच्चों। हम लोग देखते हैं ना कि अगर बहुत देर तक चल रहा है मेरा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो ज़्यादा गर्म होता है और अगर थोड़ा देर के लिए चल रहा है तो कम गर्म होता है। मतलब टाइम भी फैक्टर है कि कितना हीट जनरेट होगा, वो डिसाइड करेगा। ओके, नाउ W is the work done in moving the charge Q across the register. W क्या है? ये वर्क डन है, मतलब ये जो चार्ज Q है, इस चार्ज Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में जब पढ़ रहे थे, उस कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि अगर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराना होगा तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। तो ये वर्क डन मैंने क्या माना यहाँ पे बच्चों कि सपोज ये Q चार्ज मूव कर रहा है थ्रू आउट दिस रजिस्टर, तो ये Q चार्ज को इस पॉइंट से रजिस्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए W वर्क डन करना पड़ा। ओके, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। जितना एक खूबसूरत टॉपिक है उतना एक खूबसूरत तरीके से मैं बताऊंगा, और इस लेक्चर को देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ बच्चों कि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो बच्चों ये टर्म हम लोगों ने समझ में आया। अब हमको पता है बच्चों कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर इक्वल टू सर वर्क डन बाय टाइम, पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। तो वर्क डन कितना करना पड़ा? W वर्क डन करना पड़ा इस Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए। सो द पावर विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय T, दैट मींस W बाय T। अब देखो बच्चों ये W क्या है? W हम लोगों ने पढ़ा था V इक्वल टू W बाय Q, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? वर्क डन चार्ज पर यूनिट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को तो हम लोग पोटेंशियल बोलते थे बच्चों। तो V इक्वल टू W बाई Q हम लोगों ने पहले लेक्चर नंबर 2 में इसको डिस्कस किया था। अगर नहीं आपको पता है तो इसी वीडियो का लेक्चर नंबर 2 को देख लीजिएगा, जहाँ पे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। तो W इक्वल टू V इक्वल टू W बाई Q, इससे हम लोगों ने बच्चों क्या किया? W इक्वल टू V Q कर लिया, मतलब इतना वर्क डन करना पड़ेगा इस Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने के लिए। अब बच्चों इस Q चार्ज को अब हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन क्लास 9 में भी पढ़े हैं कि वर्क डन और एनर्जी इंटरचेंजेबल होता है, मतलब इतना ही एनर्जी उस बैटरी को, इतना ही एनर्जी उस बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा इस Q चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव कराने के लिए। सो बच्चों फ्रॉम हियर हम लोग क्या लिख सकते हैं? W इक्वल टू वी क्यू, इस वैल्यू को जब यहाँ पे हमने पुट किया तो P इक्वल टू क्या हो गया? वी क्यू डिवाइडेड बाई T, तो क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू बाई टी। अब बच्चों क्यू बाई टी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है? आई चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते थे? करंट। तो इससे हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों कि P इक्वल टू क्या होगा? V इंटू आई। नाउ बच्चों हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि पावर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, एक ही चीज तो है। एनर्जी और पावर, एनर्जी और वर्क डन दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं बच्चों। कितना एनर्जी है वही डिसाइड करेगा कितना वर्क डन कर सकता है। दैट मीन्स वी कैन से कि पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट E इक्वल टू P इंटू टी। ओके, तो अब E इक्वल टू क्या होगा? P इंटू टी। अब P का वैल्यू बच्चों, इस P का वैल्यू को VI जो है आया, इसको हम यहाँ पे पुट किए तो क्या आ गया? E इक्वल टू VI इंटू टी। अब बच्चों हम लोग को देखते हैं ए आया जो एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ बच्चों? VIT।
तो VIT जो एनर्जी कंज्यूम हुआ बच्चों, एक्चुअली में ये एनर्जी जो कंज्यूम हुआ वही तो हीट जनरेट करेगा, वही तो हीट जनरेट करेगा मेरे बच्चों। मतलब दिस एनर्जी, ये जो एनर्जी है डेसिपेट होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन अ करंट I इज फ्लो थ्रू अ रजिस्टर फॉर ए टाइम t। सो वी कैन राइट EH इज इक्वल टू VI इंटू टी। सो दिस इज द हीट जनरेटेड, इतना हीट जनरेट होगा, ये करंट अगर I फ्लो कर रहा है इस रजिस्टर के थ्रू। ओके ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पे देखें ओम्स लॉ लगाएं तो बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR। तब इस V इक्वल टू IR को जब इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू IR इंटू IT। सो इसे हम लोग लिखते हैं I इंटू आई स्क्वायर आर टी। सो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये हमने जो इक्वेशन लाया, ये इक्वेशन को ही हम लोग बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक्चुअली दिस इज द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और जिसको बोला जाता है जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इसको जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग भी बोलेंगे। तो ना बच्चों आप लोग समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या है एक्चुअली में, इसको मैं इरेज करता हूँ और मैं यहाँ पे वापस से लिखता हूँ जूल्स लॉ। दैट मीन्स H इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो इतना अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा जब करंट I फ्लो करेगा किसी रजिस्टर के थ्रू जिसका रेजिस्टेंस T है, रेजिस्टेंस R है, और टाइम कितना दिया हुआ है, T दिया हुआ है। नाउ मेरे प्यारे बच्चों, सो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इस लॉ को हम लोग देखें तो इस लॉ क्या बोलता है बच्चों कि हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर, हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the नंबर वन। देखो बच्चों H इक्वल टू क्या, आई स्क्वायर आर टी, मतलब जो हीट जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर। दैट इज बच्चों H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब बच्चों ऐसे एक चीज और देखा हमने, और किसका प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। दैट मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और बच्चों एक और फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, वो फैक्टर कौन है, टाइम, मतलब कितना देर तक के लिए, कितना टाइम तक के लिए करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर के थ्रू। सो V मेरा राइट, इसको मैं मिटाता हूँ बच्चों, हम लोग लिख सकते हैं कि थर्ड फैक्टर क्या है बच्चों, टाइम फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। ओके, दैट इज H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ना बच्चों इस तीनों मैंने तीन फैक्टर ने डिसाइड किया, या तीन फैक्टर ने बताया, तीन फैक्टर बताया जूल्स ने कि ये तीन फैक्टर भी डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर एंड द टाइम फॉर विच करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। ना बच्चों पहला में क्या था, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T। ये प्रोपोर्शनलिटी अगर तीनों को हम कंबाइन करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर R T। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे बच्चों, दैट इज K आई स्क्वायर R T। और ये जो K होता है बच्चों, K का वैल्यू 1 होता है। एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने K का वैल्यू कितना निकाला, 1 निकाला। तो जब K का वैल्यू 1 यहाँ पे रखेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर R T, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो इतना हीट ये बोलता है बच्चों, इसी को बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, और इसी को बोला जाता है क्या, जूल्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग। ना बच्चों हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे बच्चों। एप्लीकेशन क्या है, तो हमें जनरली मैनुअली
3 तरह का एप्लीकेशन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा बच्चों। एप्लीकेशन, तो पहला एप्लीकेशन है बच्चों इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है बच्चों? देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर में एक इस टाइप का रहता है बच्चों, ये मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन करने की कोशिश किया। ओके, इसमें क्या है बच्चों, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ग्लास केस। और ये होता है बच्चों फिलामेंट बोला जाता है इसको, फिलामेंट, जो बना होता है टंगस्टन का। फिलामेंट बोला जाता है जो बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन का बना होता है। इसका बच्चों सिंबल होता है W, और एटॉमिक नंबर का बात करें तो बच्चों एटॉमिक नंबर 74 होता है। सो टंगस्टन क्यों हम लोग यूज़ किया? सर टंगस्टन ही क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे? तो बच्चों टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, अप्रॉक्सीमेट बच्चों 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा करंट भी फ्लो कर रहा है, बहुत देर तक करंट भी फ्लो कर रहा है बच्चों, तो इतना जल्दी मेल्ट नहीं होगा। इसके अलावा बच्चों इसका रेजिस्टिविटी हाई होता है, तो रेजिस्टेंस इसका हाई होगा बच्चों, इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। जब रेजिस्टेंस हाई होगा मतलब बच्चों ये जो है ना, ये हीट को ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है, हीट को ज़्यादा देर तक सस्टेन कर सकता है। कैन सस्टेन, सो वी कैन राइट कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है बच्चों, तो तुरंत मेल्ट नहीं होगा। अगर हम लोग ऐसा मेटल यहाँ पे यूज़ करेंगे फिलामेंट के रूप में बच्चों, जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जैसे थोड़ा देर तक हम लोग बल्ब को जलाए, ग्लो करवाए, तो क्या होगा, वो फिलामेंट उसका मेल्ट हो जाएगा और बल्ब मेरा फ्यूज हो जाएगा। तो एक्चुअली में टंगस्टन यूज़ करने का कारण ये कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ओके, अब इसके थ्रू जब करंट फ्लो किया तो टंगस्टन क्या होता है, हीट होने लगता है, गर्म होने लगता है। अब गर्म होकर धीरे धीरे क्या इसके अंदर में क्या होता है, इनर्ट गैस डाला जाता है, आर्गन। ओके, इसलिए डाला जाता है कि ये जो मेटल हम यूज़ करें टंगस्टन, वो ऑक्सीडाइज ना हो। ओके, ऑक्सीडेशन ना हो उसमें। ओके, तो दिस इज द रीजन कि वाई वी यूज टंगस्टन इन फिलामेंट। फिलामेंट में टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई होता है, रेजिस्टिविटी हाई होने के कारण मतलब उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, और कैन सस्टेन हाई टेम्परेचर, तो जल्दी से फ्यूज नहीं होता है, जल्दी से मेरा बल्ब खराब नहीं होता है। नेक्स्ट वन बच्चों इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, हालांकि अभी बच्चों आज के टाइम में एमसीबी हम लोग यूज़ करते हैं, बट पहले पुराने ज़माने में हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्यूज यूज़ करते थे। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि सपोज ये मेरा फ्यूज है, ऐसे यहाँ पे एक फ्यूज वायर, इसको बोलते हैं फ्यूज वायर, कनेक्ट किया जाता है। ये फ्यूज वायर बच्चों कॉपर निकेल एलॉय का बना होता है। ओके, ऐसा क्यों बना होता है? दूसरा कभी बना सकते हैं आप लोग, बट हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल, क्या है फ्यूज वायर है वो कॉपर निकेल एलॉय का है। अब बच्चों इसका काम क्या है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है बच्चों, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। इससे क्या होता है कि अगर ये प्रिवेंट करता है, या हम सेफ्टी पर्पज से हम लोग अपना सर्किट को सेफ्टी पर्पज के लिए यूज़ करते हैं फ्यूज। जैसे आजकल के टाइम में हम लोग एमसीबी यूज़ करते हैं, पहले हम लोग फ्यूज यूज़ करते थे। तो क्या हुआ बच्चों, इस फ्यूज वायर का एक मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, जिसके कारण क्या होता है कि अगर सडनली बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट अगर इस फ्यूज के थ्रू आने लगा, अब हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो यूज़ कर रहे हैं उसको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट चाहिए कि 2 एम्पियर चाहिए, 3 एम्पियर चाहिए, 5 एम्पियर चाहिए, उस टाइप से। अगर बच्चों इमेजिन कीजिए कि इधर से अचानक से 100 एम्पियर करंट फ्लो करना स्टार्ट हो गया, तो हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उसको अचानक से बहुत ज़्यादा करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो जाएगा। तो हम लोग उसको प्रोटेक्शन के लिए, ओवरलोड के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग से। अब जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा बच्चों, तो इसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगा। जैसे हीट जनरेट होगा बच्चों, तो क्या होगा, चूंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो ये फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। ये फ्यूज ब्रेक कर जाएगा, इस टाइप से हो जा
ब्रेक करके बच्चों इस टाइप से हो जाएगा। अब जैसे फ्यूज ब्रेक हो गया बच्चों, तो ये जो सर्किट है मेरा, जो सर्किट था पहले कंप्लीट था, क्लोज था, वो सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगा, सर्किट डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब पाथ जो क्लोज था वो ओपन पाथ हो जाएगा। मतलब अब इसमें करंट फ्लो करना, अब इस केस में आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, आई 0 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ करंट फ्लो कर रहा था। ओके, तो हम लोग इसको यूज करते हैं बच्चों, क्यों, इसको प्रिवेंट करते हैं ओवरलोडिंग से प्रिवेंशन के लिए। हम लोग अपना सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए, हम लोग अपना घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज करते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग फ्यूज यूज करते हैं। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बच्चों, कम होना चाहिए। अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, अगर इसमें बच्चों टंगस्टन लगा देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट को सस्टेन कर सकता है वो, तो जल्दी से वो मेल्ट नहीं होगा। तो अगर ज़्यादा करंट भी अगर आ गया तो भी मेल्ट नहीं होगा और वो आगे सप्लाई कर देगा ज़्यादा करंट, जिससे मेरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। सो दिस इज मेन रीजन व्हाई यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज। नेक्स्ट वन बच्चों, इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक हीटर को यूज, इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग देखते हैं बच्चों, हम लोग इमर्सन रॉड भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज़ करते हैं बच्चों। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग ना जो वायर होता है उसको बहुत पतला रखते हैं और कुछ इस टाइप से उसको हम लोग क्वाइल बना के इस टाइप से कॉइल बनाते हैं बच्चों, कॉइलिंग करते हैं। एक्चुअली इसको कॉइलिंग करने का रीजन क्या है, और यहाँ पे जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, क्रोमियम यूज़ करते हैं, सॉरी नाइक्रोम यूज़ करते हैं। ओके, नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग इतना कॉइलिंग क्यों करते हैं बच्चों, तो हम लोग को पता है बच्चों कि हम लोगों ने पढ़ा था R = क्या होता है, ρl/a। ओके, अब बच्चों हम ये R किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगा बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा H = I² RT, मतलब H डिपेंड, हीट जनरेट डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पे। अगर हाई रेजिस्टेंस होगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हाई रेजिस्टेंस होगा तो हीट भी ज़्यादा जनरेट होगा, जो कि हमें रिक्वायरमेंट है। जो इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ करते हैं हम लोग बच्चों, रूम हीटर यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं बच्चों, तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को लगाते हैं हम लोग। तो ये कॉइल, ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। मतलब हमको वो जो अंदर में जो वायर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका लेंथ ज़्यादा चाहिए। अब हमको लेंथ ज़्यादा चाहिए बच्चों, इतना लेंथ चाहिए हमको, तो इतना बड़ा डिवाइस बनाएंगे क्या, नहीं। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस वायर को ऐसे क्वाइल में करके उसको घुमा के हम लोग शॉर्ट करते हैं और इस टाइप से अरेंज कर देते हैं। अब इसका लेंथ बच्चों ज़्यादा है, अब लेंथ ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता है। और ये जो वायर है बच्चों बहुत पतला बनाया जाता है ताकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो। जब क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों, चूंकि R डिपेंड कर रहा है किस पे, A पे भी डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। ओके, अब बच्चों क्या होता है कि इसको हम लोग पतला इसलिए बनाते हैं ताकि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो और रेजिस्टेंस हाई हो, तो ज़्यादा हीट सस्टेन कर सके। ओके, इसलिए बच्चों हम लोग इसको ऐसे मोड़ के बनाते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है बच्चों, देखिए पतला क्यों बनाते हैं समझ में आया, लंबा क्यों बनाते हैं समझ में आया। अब बच्चों जब हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं उसमें देखते होंगे कि सर इलेक्ट्रिक आयरन में अगर हम इस नाइक्रोम वायर को यूज़ कर रहे हैं तो होता क्या है सर कि इलेक्ट्रिक आयरन में जब हम इलेक्ट्रिक आयरन में इस टाइप इसके ऊपर ये जो ये नाइक्रोम का वायर जो कॉइलिंग किया हुआ है बच्चों, इस कॉइल के नीचे में एक माइका सीट लगाया जाता है। माइका सीट इसलिए लगाया जाता है बच्चों क्योंकि माइका एक ऐसा मटेरियल है बच्चों जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अगर इसके नीचे में अगर हम माइका नहीं रखेंगे बच्चों, इस टाइप से अगर माइका को हम नहीं रखें, इसके ऊपर में कॉइलिंग करके ऐसे कॉइलिंग करके, सपोज ये माइका है, इसके ऊपर में ऐसे कॉइल करके यहाँ पे रखें। अगर माइका नहीं रहेगा बच्चों तो हमारा जो इलेक्ट्रिक आयरन का कैबिनेट है, चूंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक आयरन का कैबिनेट भी मेटल का बना होता है तो उससे भी करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं तो हमें शॉक लगने के चांसेस है, झटका लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस झटका से प्रिवेंशन के लिए, उस झटका से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइल के नीचे में एक माइका सीट लगा देते हैं। वो माइका सीट क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इससे क्या होता है, जो हीट जनरेट हुआ वो हीट क्या होता है, माइका में ट्रांसफर हुआ और माइका भी हीट हो गया। ओके, और उससे क्या होता है कि जो कैबिनेट है मेरा इलेक्ट्रिक आयरन का, वो कैबिनेट भी हीट हो जाता है। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ और दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सो इस पे बेस्ड हमने पहले ही बताया था बच्चों कि ये जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बेस्ड प्रीवियस ईयर जितना भी क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे।
तो आई होप इस वीडियो को आप लोग एंजॉय किए होंगे, लेक्चर को एंजॉय किए होंगे। तब तक के लिए, अब आज का लेक्चर यहीं तक, तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए।